हमारे साथ आज फिर एक बार रिपब्लिक नेटवर्क पर कंगना रनौत है। आपको याद होगा दोस्तों कि पिछली बार अगर ये पूरे सुशांत के केस को आप देखें, तो ये सारी जो छानबीन हो रही है अब और ये जो देश भर में एक मुहिम हो रही है, वो तभी शुरू हुई जब कंगना ने मुझे 16 या 15-16 जुलाई को एक इंटरव्यू दिया था। आपको ये भी याद होगा कि ये पूरे केस, उससे पहले पूरी केस एक तरह से मुंबई पुलिस ने इसकी छानबीन बंद कर दी थी, ये केस क्लोज होने वाली थी, मगर कुछ तो था कि कंगना ने जो बोला था उस इंटरव्यू में, व्हाटएवर शी सेड, उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि पूरी डिबेट 18 जुलाई से लेके अब तक पूरी डिबेट और जो सीबीआई को केस गई है, एक तरह से इसका श्रेय, इसकी क्रेडिट गोज टू कंगना रनौत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हर एक उस इंसान को जिसने सुशांत के लिए आवाज उठाई है, जिस तरह से उसके साथ व्यवहार हुआ था फिल्म इंडस्ट्री में और जिस तरह से उसको साइडलाइन किया गया आउटसाइडर समझ के, आज वही जो लोगों ने एक आउटसाइडर होने के कि वो किसी को वहां जानता नहीं था, जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका बदला हर एक नागरिक ने लिया है, ना सिर्फ इस देश में, इस देश के बाहर भी। तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत प्रशंसा करती हूँ लोगों की, जिन लोगों ने उसके लिए आवाज उठाई है। जरूर। तो कंगना, शुरू करते हैं। आई वुड फर्स्ट लाइक टू स्टार्ट बाय आस्किंग यू, रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू दिया है, क्या आपने उसको देखा और उस पर आपकी प्रतिक्रिया? सर, मैंने देखा उसका इंटरव्यू एंड मैं एक लड़की होने के नाते और एक आउटसाइडर होने के नाते और जिसको हमेशा सबने शन किया है कि पागल है, कुछ भी बोलती है, ये सब करके जिस तरह से बिहेवियर दिखाया है, मैं उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। मैं आपको कहती हूँ कि उनकी हर कही हुई बात पे भी विश्वास करती हूँ। मैं मानती हूँ कि वो जो कह रही है सच है। मैं मानना चाहूंगी, मैं क्यों नहीं चाहूंगी, और मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली दूंगी क्योंकि वो डिजर्व करती है। 2-3 चीजें जो उन्होंने कही उनके करके मेरे पास कुछ सवाल हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुशांत जो है वो उनको मिलने के बाद में डिप्रेशन में आ गए। वो भी मानती हैं कि उससे पहले उनको नहीं था, या तो होगा भी तो शायद एक आधी बार, वो बहुत 6-7 साल पहले, 8-7-9-10 साल पहले किसी को एक यूं ही मिले थे। वो एक बहुत ही छोटी सी मीटिंग जो कि कोई भी कर लेता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो खुद कहती हैं कि मुझसे मिलने से पहले उनको कभी कोई ऐसा डिप्रेशन नहीं था, मुझे मिलने के बाद उनको डिप्रेशन की बीमारी आ गई, ये उनका कहना है। तो मैं ये कहूंगी कि डिप्रेशन तो ठीक है, हो जाता है, बहुतों को है। हमारी फिल्मों में ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो ये कहती हैं कि हम तो डिप्रेशन में ही हैं कई सालों से। डिप्रेशन इज नॉट इक्वल टू आत्महत्या या मर्डर। ये कोई भी दुनिया का डॉक्टर नहीं कह सकता कि अगर आपको डिप्रेशन हो जाए तो आप 100% आत्महत्या ही करेंगे। चांसेस ऑफ आत्महत्या अंडर डिप्रेशन, वो भी कई सालों के, कुछ महीनों के नहीं, कई सालों के डिप्रेशन इज वेरी लेस, ऑलमोस्ट निल। तो डिप्रेशन से उसने आत्महत्या करी, इस बात की कोई। दूसरा, वो कहती हैं कि उनकी माताजी को भी ये बीमारी थी। माताजी को ये बीमारी थी तो उनके और भी कई बच्चे हैं, उनमें ये बीमारी नहीं देखने को मिलती थी या नहीं मुझे नहीं पता, वो कहती हैं। लेकिन ये साइंस कहती है, मैं नहीं कह रही हूं, ये मेडिकल साइंस कहती है कि जो डिप्रेशन, कैंसर या मेंटल इलनेस जैसी ऐसी कई बीमारियां हमारे शरीर में डोमेंट होती हैं, अगर वो जेनेटिकल ही क्यों ना हो, जब तक उन्हें ट्रिगर ना किया जाए, या तो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलेंस से, या स्ट्रेस कैन आल्सो समटाइम एक्ट एज अ स्टिमुलेंस, या कॉन्स्पिरेसीज या कुछ इस तरह से उसकी स्टिमुलेशन ना हो, तो वो डोमेंट ही रहती है सारी उम्र। आप अभी जैसे मैंने बताया उनके कितने और बच्चे हैं, उनके 5-6 बच्चे हैं, शायद उनको किसी को भी ये कंडीशन देखने को नहीं मिलती। सुशांत के साथ में क्या इस कंडीशन को लेके कोई साजिश की गई, या कोई लोग उनके अंदर के ये भेद जानते थे कि सुशांत ये डोमिनेंट जीन्स कैरी कर रहा है, इसके करके उनके दिमाग, क्योंकि मैं आपको एक हमारे 90s के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनको सब जानते हैं, मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने अपनी इस कंडीशन के बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की, तो मैं भी नहीं कहना चाहती, मेरे लिए तो पूजनीय है, मुझे बहुत ही ज्यादा सम्मान उनके लिए है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, मगर बहुत ही सेलिब्रेटेड है। उन्होंने एक पूरा उनको ये बात सब जानते हैं, सारा मीडिया जानता है, सारी इंडस्ट्री जानती है, इसके बहुत सारे कुछ अच्छे कुछ बुरे एनेक्डोट्स भी है जो हर सेट्स पे डिस्कस होते हैं। वो हमारे जो एक सुपरस्टार हैं जिनको कभी छोटे मियाँ भी कहा जाता था, उनको जो है एक मानसिक बीमारी से वो पीड़ित हैं, उनकी मदर को भी थी, उसके चलते उन्होंने एक पूरा
बहुत बड़ा फेज सुपरस्टारडम का देखा, अच्छे से काम किया, एक सपोर्टिव फैमिली के चलते, एक सपोर्टिव उस टाइम बॉलीवुड में ये जो माफिया गैंग्स नहीं थी, अगर उनको मीडिया उन पे गैंग अप होके प्रताड़ित करती, उनको शर्मिंदा करती, दुनिया में उनकी बीमारी को लेके मजाक उड़ाया जाता या उन पे रेपिस्ट होने के या मर्डर होने के चार्जेस लगा सकते, तो क्या वो एक कॉन्स्पिरेसी के अंडर आता, उनकी मेंटल इलनेस को ट्रिगर करने के अंडर आता? और अगर उसके चलते भी मैं कह रही हूँ वो कोई ऐसा कदम उठाते उनको, तो क्या वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में आता? या मुझे किसी पैनल ऑफ डॉक्टर से बात करवाइए कि जब कोई इंसान इस सिचुएशन के साथ में, इस कंडीशन के साथ में जी रहा है, तो उसके आसपास के माहौल की क्या जिम्मेदारियां बनती है? क्या हमने एज एन इंडस्ट्री उन जिम्मेदारियों को निभाया? आज जो डिप्रेशन का झंडा लेके घूम रहे हैं, क्या उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई कि अच्छा अगर सुशांत में ये कंडीशन है तो उसको तो रेपिस्ट बोला जा रहा है या उसको तो फ्लॉप घोषित किया जा रहा है? तो ये जो उनका जो ये कहना है, अगर हम मान भी ले कि उनको 2019 में, अभी हाल ही में पिछले साल से ये सिचुएशन थी, लेकिन वो उन्होंने आत्महत्या की क्यों? किसी ने उनको उनका खून किया या किसी ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, इस तरह से साजिश की कि वो खुद ही मर जाएं? तो ये बातें रिया को बतानी चाहिए। वो इस बात में उन्होंने बताया कि जो भी आप कह रहे हैं ये बातें एडअप नहीं हो रही कि डिप्रेशन की थ्योरी कोई दे, मगर उससे 14 जून को उनकी हत्या हुई कि आत्महत्या हुई, जो हत्या हुई है उसके कारण, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मगर दूसरी बात जो आपने नोटिस किया होगा कि रिया हर वक्त जितने इंटरव्यूज, अभी तो वो इंटरव्यू स्प्री पर है, सब जगह इंटरव्यूज दे रही है और हर इंटरव्यू में एक ही बात वो दोहरा रही है कि ये तो ड्रग एडिक्ट था, ये तो ड्रग्स लेता था, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी, मैं तो रोकने की कोशिश कर रही थी, मैंने कभी ड्रग्स नहीं लिया, मैं ड्रग्स के पास नहीं गई, मगर ये ड्रग ही था। और उसके एक दिन पहले उसी चैनल ने कहा कि ये चर्सी था, तो इसको चर्सी कहना, इसको ड्रगी कहना, जब वो खुद नहीं है। एक मृत व्यक्ति के खिलाफ आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं जिस पर कोई प्रूफ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये ड्रग्स वाले एंगल पे अपने आप को सफाई देकर, जिसको आप कहती हैं दैट यू लव द पर्सन, उसको कैरेक्टर असैसिनेट करना आफ्टर हिज डेथ। आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू लव्ड समवन, व्हाई वुड यू गो अराउंड टेलिंग द होल वर्ल्ड टुडे दैट ही वाज अ ड्रग एडिक्ट एंड यू वर द गुड पर्सन, यू वर ट्राइंग टू कीप हिम आउट ऑफ इट? ये ड्रग्स वाला एंगल भी मेरे दिमाग में, ये मैं कंफ्यूज्ड हूं कंगना, मैं इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है। ये नैरेटिव मैं समझ नहीं पा रहा, ये ड्रग्स एंगल को लेकर। सर, जो ड्रग्स हैं वो फिल्म इंडस्ट्री वाले तो ऐसे बिहेव करते हैं जिस तरह से वो फेस ऑफ यूथ बन जाते हैं कि ड्रग्स ना करें, ड्रग्स आपको, ये जो फिल्म इंडस्ट्री को मैं गटर कहती हूँ, जो ये गटर है फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रग जो है जितनी भी कोकेन, LSD, एक्सटेसी, तो यहाँ पे खाने की तरह कंज्यूम होती है। इतनी ड्रग्स ये लोग फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग कंज्यूम करते हैं। जहां तक सुशांत का सवाल है, और अगर उसको किसी तरह का ये जेनेटिकल डिसऑर्डर था और जिस तरह से वो अवेयर था, साइंस स्टूडेंट था, तो अगर वो हार्ड ड्रग्स करे तो उसका तो दिमाग मैसअप हो जाता। तो क्या कोई उसको हार्ड ड्रग्स करवा रहा था? क्योंकि उसकी जिस तरह के परिवार से वो आता है, मुझे नहीं लगता कहीं किसी ने कभी भी ड्रग्स किए होंगे। जिस तरह के फिल्मों में उसने काम किया हुआ है, आज तक किसी ने भी जो है उसको ये इस तरह की कोई बात नहीं देखी कि उसने सेट पे आके, अफवाहें बहुत थी कि इस तरह की कोई ड्रग्स किए हो या वो किए। लेकिन ये जो रिया ने जो ये बात निकाली है कि वो ड्रग्स करता था, तो जो वो मैरिजुआना की बात बता रही है वो तो हार्ड ड्रग्स में आता भी नहीं है। तो क्या वो अपने अमेरिका जैसी जगहों पे ये जो है वो नर्व रिलैक्सेंट की तरह यूज किया जाता है, तो क्या वो इसको कहीं ना कहीं बाहर से जो है ये अपने लिए इस तरह से इस्तेमाल करता था कि खुद को रिलैक्स करने के लिए? लेकिन जो हार्ड ड्रग्स का जो आ रहा है, MDMA का कंजम्पशन जो कि हार्ड ड्रग में आता है, वो रिया की चैट से आ रहा है, जिसकी वो उसमें आ रहा है। सुशांत की किसी भी चैट में मैंने कोई भी हार्ड ड्रग नहीं देखी। तो क्या रिया उनको उनकी मर्जी के बिना हार्ड ड्रग्स दे रही थी? क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी से, मेरे पास अभी ऐसा MDMA, एक्सटेसी या LSD जो कि हार्ड ड्रग्स हैं, अफीम, गांजा, ये हार्ड ड्रग्स में आता है। लेकिन जो जैसे मैंने कहा कि मैरिजुआना है, कई कंट्रीज ने उसको लीगल भी किया हुआ है, अमेरिका ने भी उसको लीगल किया है, नीदरलैंड्स ने भी उसको लीगल किया हुआ है। तो उस तरह की तो मैंने बातें देखी, तो हो सकता है कि वो रिया की कंपनी, लेकिन रिया सुशांत से मिलने से पहले उनकी चैट्स में हार्ड ड्रग्स की
जो है लेना या करने की इच्छा, वो बात सुशांत से मिलने से पहले भी आती है। लेकिन सुशांत की ज़िंदगी में ड्रग्स की बात रिया से मिलने से पहले नहीं आती है। और अगर ये कह रही हैं कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड डिप्रेशन था, जो कि कहीं 2019 में खत्म हुआ, 2020 में वो ही खुद ही चल बसे या उनको मार दिया गया, तो क्या हार्ड ड्रग्स को यूज किया गया उनका दिमाग को तोड़ने के लिए और एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी उनके आसपास बनाने के लिए, या ऐसा दिखाने के लिए कि वो बिकॉज मैं आपको अपने अनुभव से बताती हूँ कि मेरे ऊपर ड्रग्स किस तरह से यूज किए गए थे। मैं सुशांत जी के बारे में इतना ही बता आप कह रहे हैं आपके ऊपर ड्रग्स यूज किए गए थे? जी जी। तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस है? मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, और ये बात मैं पहली बार नहीं कर रही हूँ। ये बात मैंने जिस इंटरव्यू में मैं जितनी बार गई हूँ उतनी बार मैंने ये बातें पब्लिक में बताई है। अब शायद पब्लिक को जानने के लिए सर पे हथौड़ा चाहिए कि क्या चाहिए, आई डोंट नो, क्योंकि मैं फिल्म माफिया को कब से एक्सपोज कर ही रही हूँ। अब लोग अगर ना समझें तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और मैं तो फिर से वही बातें करूंगी ना मैं जो करती आ रही हूँ। तो अगर लोग कहें ये तो सेम ही बातें करती रहती हूँ, तो मैं नई नई बातें कहाँ से लाऊं? जो मेरे साथ हुआ है मैं तो वही बताऊंगी। तो मुझ पे जिस तरह से ड्रग्स यूज की गई थी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह से आउटसाइडर्स की एक्सप्लॉयटेशन होती है इस जगह पे, जहां पे कोई भी एक लूज स्ट्रक्चर है और ना लॉ और ऑर्डर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। एक तरह से माफिया का एक अंडरवर्ल्ड जैसे होता है उस तरह से ऑपरेट होता है। और अगर आप कभी कॉप्स के पास चले जाए या लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प सीख करे तो आपको मेंटल बता के डिस्कार्ड कर दिया जाता है या तो आपको मार ही दिया जाता है। इस तरह की ये एक घिनौनी इंडस्ट्री है। जब मैं आई थिंक 16 होंगी, मैं माइनर ही थी जब मैं अपने घर से निकली थी। मेरा घर से निकलना मेरे लिए बहुत बड़े संघर्ष की बात थी। उसके बाद मेरे लिए इतना बड़ा संघर्ष कुछ भी नहीं था जितना घर से निकलना था। मैं घर से खुद निकली। मैंने चंडीगढ़ में, मैं जब स्कूल में थी, एक आयुर फेस ऑफ चंडीगढ़ इवेंट हुआ था जिसमें मेरे को प्राइज मिला था फेस ऑफ ईयर का, और उन्होंने मुझे कहा कि टीवीसी आपके साथ में शूट करना है, तो उन्होंने मुझे मुंबई भेजा उसके करके। तो मैं अपने दम पे मुंबई आई थी। फिर वो टीवीसी शूट करने के बाद में मैं दिल्ली अपनी फ्रेंड्स के पास गई और मैंने मुंबई देख लिया अपने आप। खुद एक गांव से, छोटे से गांव से आके एक लड़की ने खुद मुंबई में मैंने अपने दम पे एंट्री मारी। और दिल्ली में मुझे एक इंटरनेशनल एजेंसी कॉल्ड एलीट, उन्होंने हायर किया, वो भी मेरे अपने ऑडिशंस के दम पे। तो मैंने, एलीट ने कहा कि आप रैंप के लिए बहुत, आपकी हाइट ज्यादा नहीं है और प्रिंट के लिए आप काफी यंग हो, तो आप फिल्मों में ट्राई करो और हम भी फिल्मों में वेंचर करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपने टिकट्स पे, अपने एक्सपेंस पे मुंबई भेजा। और मैंने यहाँ पे जो सेंटा क्रूज करके एक जगह है जहाँ पे आशा चंद्र जी का गर्ल हॉस्टल है, वहां पे मैं लड़कियों के साथ में रहने लग गई। और ऑडिशंस पे मेरे एलीट जो है ऑडिशंस ऑर्गेनाइज करता था। लेकिन एक मेरी जिंदगी में क्या मनहूस इंसिडेंस हुआ था कि जब मैं स्कूल में थी तो मेरी कुछ पीजी में रहने वाली लड़कियां, एक डॉली खान करके एक हमारे कुछ, उनके कुछ फ्रेंड थे, तो ऐसे ही शायद लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हारी एक बात कराता हूँ। तो एक फिल्मों में एक जैसे कैरेक्टर रोल वगैरह करने वाले होते हैं जो बाद में मेरे जबरदस्ती सेल्फ अपॉइंटेड मेंटोर बन के टॉर्मेंटर बन गए। सेल्फ अपॉइंटेड, प्लीज नो दिस। ये जो पूरा इमेज है ना कि बाहर से लड़कियां आती हैं ग्रीडी नीडी और लुभाती हैं और उनको फिर अंदर किया जाता है और वो एक्सप्लॉइट होती हैं, तो दे वेल डिजर्व इट। ये जो पूरा इमेज है ना विच एवरीबडी इज ओके विद, कि हाँ ठीक है, तुमको तो फिर मार के, रेप करके, काट के अगर फेंक भी दे तो यू डिजर्व इट बिकॉज यू वांटेड दैट काइंड ऑफ फेवर्स। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेल्फ अपॉइंटेड मेंटोर, जब मैंने यहां तक सब खुद किया तो क्या जरूरत है अब मुझे किसी मेंटोर के पास जाने की, जब ऑलरेडी, और वो भी एक फ्लॉप कैरेक्टर आर्टिस्ट, मुझे क्या देगा जब मैं खुद एलीट मेरे लिए ऑडिशंस वो कर रही है। तो उन्होंने एक बार बात करवाई थी उनसे, और वहां पे हम लोग लड़कियां कुछ चल के जा रही थी मुंबई में जब मैं आई, और वो वहां पे खड़े हुए थे कुछ शॉप के सामने, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो मैं वहां पे जाके उनको मैंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा आपको पता है हमने डॉली खान के करके एक बात की थी, मैं चंडीगढ़ से हूँ और वो मेरे फ्रेंड है, ये वो करके। वो मनहूसियत मेरी जिंदगी में इस तरह से आई कि उन्होंने मेरा नंबर ले लिया। फिर मेरे हॉस्टल में, जहाँ पे मैं पीजी में रहती थी 6-7 लड़कियों के साथ में, मेरी एक दोस्त थी जो कि उनको मैं कमलेश आंटी कहती हूँ, अभी भी वो शिकागो में रहती हैं। उस टाइम पे वो मेरी दोस्त बन गई। उनके हस्बैंड बहुत बड़े डॉक्टर थे जो गुजर गए थे, उनके सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं, बहुत ही ज्यादा वेल टू डू फैमिली से, लेकिन उनको बचपन से एक शौक था कि वो फिल्मों में काम करें। और उन्होंने, हस्बैंड गुजरने के बाद उन्होंने एक छोटा सा एडवेंचर ट्रिप के करके वो आई, तो वो मुझे मिली। उन्होंने मुझे कहा कि करना हम लोग एक फ्लैट लेते हैं, वी विल शेयर द रेंट। ये जनाब जबरदस्ती हम लोगों को डिनर पे ले जाएं, जबरदस्ती मेरे घर में हॉस्टल में टीवी भिजवा दिए,
और आंटी उनसे थोड़ा इम्प्रेस हो गई कि वो फ़िल्मों में चाहे जो भी एज़ अ कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते हैं, लेकिन फ़िल्मों में काम करते हैं। उनको कहने लग गई कि हमारे लिए कुछ काम ढूँढिए और मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। और तो फिर आंटी के साथ में मैं भी उनको मिला करती थी। उन्होंने कहा कि हम आप दोनों के लिए एक कम ढूँढेंगे, फ्लैट ढूँढेंगे। बात निकली तो हमने बताया कि हम फ्लैट ढूँढ रहे हैं, हम हॉस्टल में नहीं रहना चाहते। तो उन्होंने एक फ्लैट, अपना फ्लैट हमें ऑफर किया और जब मैं आंटी के साथ वहाँ शिफ्ट होने लगी तो आंटी से लड़ाई करके उन्होंने उनको बेच दिया। मेरा सामान वहाँ पे रख लिया और मुझे घर के अंदर लॉक कर दिया और जो भी उनके जितने भी स्टाफ थे, एक गाड़ी मेरे लिए आ गई छोटी-सी और एक ड्राइवर और ये सब उनके पास जो भी मैं करती थी फ़ोन जाता था, जो भी मैं करती थी उनको फ़ोन जाता था। तो मुझे लगा मुझे तो एक तरह से हाउस अरेस्ट पे रख लिया। फिर उन्होंने मुझे मेरा पोर्टफोलियो कराया और मुझे बताया कि कैसे ये दुनिया इतनी खराब है और मैं बहुत छोटी हूँ और मुझे उनकी ज़रूरत है। सेल्फ अपॉइंटेड मेंटर। और जब मैंने देखा धीरे-धीरे आप नाबालिग थे, यू वर माइनर। जी, और जैसे धीरे-धीरे वो मुझे पार्टीज़ में लेके गए, तो एक दिन मैंने देखा कि मुझे कुछ ऐसा नशा-सा हुआ, जिसमें हम लोगों में कुछ इंटिमेसी आई। वो बाद में मुझे पता चला कि वो मैंने विलिंगली नहीं किया था, वो मेरा ड्रिंक स्पाइक किया गया था। उस इंटिमेसी के बाद, जो हम लोगों में उस जो भी है माहौल में नज़दीकी आई होगी, उसके बाद वो मेरे सेल्फ अपॉइंटेड विद इन अ वीक हस्बैंड बन गए। अब अगर मैं उनसे कहूँ कि आप मेरे बॉयफ्रेंड की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? आप मेरे बॉयफ्रेंड नहीं हैं, तो वो एक चप्पल उठा के मुझे मारने को जाएँ। और मैं सोचूँ मैं अब किसको बताऊँ? अगर मैं अपने पेरेंट्स को बताऊँगी तो वो तो शायद कभी ज़िंदगी में मुंबई आए ही नहीं हैं। वो आएँगे कैसे यहाँ पे? मुझे बचाएँगे और उससे पहले अगर उनको कुछ हो गया या कुछ तो मैंने सोचा कि मुझे अगर कुछ काम मिल जाए, तो मुझे कहता था कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारा पोर्टफोलियो बनवा के राह दिखाऊँगा। तो मैंने सोचा जब काम मिल जाएगा तो मैं बीच में उन्होंने मुझे इस तरह की डील्स में ले जाना शुरू किया, जहाँ पे लोग दुबई से, बड़े-बड़े गोल्ड माइन्स वाले, कोल माइन्स वाले, कोई भुवनेश्वर से, कोई छोटे शहरों से, कोई बड़े शहरों से लोग होते थे और मुझे बीच में बिठाया जाता था और वो सब लोग काफ़ी एल्डरली थे। और वो खुद उठ के चला जाता था, वो जो कैरेक्टर आर्टिस्ट था, वो उठ के चला जाता था और ये लोग मेरा नंबर लेते थे। तो मुझे लगा कि कहीं मुझे दुबई वगैरह सप्लाई तो नहीं कर रहे। ये मेरे मन में फिर मुझे डर लगने लगा इस बात से। फिर मैं अपने ब्रेक के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो गई और लकीली 3-4 महीनों में मुझे ब्रेक भी मिल गया। ऑलमोस्ट 3 छोटे ही स्पैन में मुझे ब्रेक मिल गया गैंगस्टर फ़िल्म में और जैसे मुझे ब्रेक मिला, ये बंदा बिल्कुल बौखला गया और मुझे कहने लगा जब भी वो शराब पीता था, मुझे कहता था कि मुझे नहीं लगा था कि तुझे इतने जल्दी ब्रेक मिलेगा या मैं तो ऐसे ही कहता था कि मैं तुझे काम दिलवाऊँगा और मुझे नहीं लगा था तुझे ब्रेक मिलेगा एंड ऑल दैट। एंड उसके बाद में उसने जो है मुझे इंजेक्शन देके सेडेट करना शुरू किया ताकि मैं शूट पे ना जाऊँ। और कई बार मैं शूट पे लेट पहुँचती थी, मैं जैसे-तैसे जाके शूट पे पहुँचती थी। वो ये चाहता था कि फ़िल्म इंडस्ट्री मुझे काम ना दे। इंजेक्शन डालकर यानी कि आपको आपको ड्रग करते थे। जी, मेरे जो डायरेक्टर है अनुराग बासु, मैंने उनको ये सब बता दिया, जो मेरे साथ हो रहा था। मैंने उनको बता दिया कि मेरे साथ क्या सिचुएशन है और अगर वो मुझे रात मारता भी था और मेरे को ब्रूजेज़ होते थे, तो अनुराग मुझे अपने ऑफ़िस में रखता था। कई रातों तक अनुराग बासु मुझे अपने ऑफ़िस में रखता था और मुझे बचाता था। लेकिन मुझे अपने घर तो जाना पड़ता, तब तक मैंने अपना रेंट का घर ले लिया था, जिसकी एक फ़ेक की बना के ये बंदा कभी भी वहाँ पे रहता था। और उसके बाद में इसने मुझे जो है उसी दरमियान बिकॉज़ जैसे ही मैंने गैंगस्टर की और गैंगस्टर का फुटेज देखा, तो गैंगस्टर के साथ ही मुझे 2-3 फ़िल्में और मिल गई। एक तो मुझे जो विशेष फ़िल्म्स की फ़िल्म वो लम्हे मिल गई और मेट्रो करके एक और फ़िल्म है अनुराग बासु की, उन्होंने मुझे वो भी दे दी। तो मुझे 2-3 फ़िल्में मिल गई। तो जब मैं वो लम्हे करने लगी, तो ये जो बंदा है कैरेक्टर आर्टिस्ट मुझे कहने लगा कि अब तू परवीन भाभी बनेगी। तुझे पता है परवीन भाभी के साथ क्या हुआ था? तो मैंने कहा परवीन भाभी के साथ मुझे पता है क्या हुआ था, उनको मानसिक बीमारी। कहता नहीं, उसको ड्रग्स करा के उसकी मानसिक बीमारी को ट्रिगर किया गया था, उसको पूरी तरह से ब्रेक किया गया था और तेरे साथ भी वही करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसे क्यों कह रहा है और ऐसे कैसे हो सकता है। तो जब मैं सेट पे जाने लगी तो मुझे महेश भट्ट जी ने एक बार वो सेट पे आए, एक ही बार आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें जो है यू हैव टू लुक फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। उन्होंने मुझे ये कहा। उन्होंने कहा अपने दिमाग में दोहराते रहना ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। मैं मात्र 18 साल की थी उस वक़्त या 19 साल की थी। उस वक़्त में इस बात को 8-9 महीने हो गए थे। तो मुझे ये कहने लगे और जब मैंने इसको जो कैरेक्टर आर्टिस्ट है मुझे कहने लगे महेश भट्ट ने तुझे क्या बताया इस कैरेक्टर के बारे में? मैंने कहा वो मुझे ये कहते हैं कि हमेशा इसको दोहराते रहना। तो वो मुझे कमरे में बंद करता था
और मुझे ये जो एलएसडी और ये जो एक्सटेसी टाइप ड्रग होती है, जिससे इंसान एकदम से हाइलुसिनेटरी और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप हवाओं में उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है आपका शरीर ही नहीं है, इस तरह की हाइलुसिनेटरी स्टिमुलेंट्स देता था और हमेशा मुझे ये कैकोफेनी लगा देता था, यू आर लुकिंग फॉर अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। आप सोचो, खुद भी वो ड्रग्स करके, खुद भी वो ड्रग्स करके घंटों तक वही दोहराता जा रहा है, मुझे भी ड्रग्स करा के घंटों तक वही दोहराता जा रहा है। और उसके बाद में उसने जो है और ज्यादा, जब उसको लगा कि मुझे एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जिस जिस बैकग्राउंड से आई हूं और जिस तरह से मुझे इस तरह यहाँ ट्रीट किया जा रहा था, मुझे तो लगता है मैं तो आत्महत्या कर लेती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे गुरुओं का आशीर्वाद, चाहे वो योग के साथ में, तो मैं योगा बहुत ज्यादा करती थी और उसको लगा इसके दिमाग पे इतना फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो वायलेंट बहुत होने लगा। तो उसी दरमियान 2007 में मैंने एक रात को जंप करके खिड़की से ड्रग्स की ही हालत में मैं पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां पे मैंने एफआईआर लिखवाया। उसको मिले हुए अभी शायद मुझे 1 ही साल हुआ था, 1-1.5 साल में मैंने एफआईआर लिखवाया और मैंने सब बताया उनको कि ये बंदा जो है सेल्फ अपॉइंटेड मेंटोर मेरी जिंदगी में आ गया है और अब रेजिग्नेशन देने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने फिर उसको बुलाया और बिकॉज उसका पहला भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे काफी ज्यादा, तो उसको धमकी दी कि अगर इस लड़की को कुछ भी हो तो आप ही जिम्मेदार हैं इस बात के। तो उससे वो काफी ज्यादा डर गया और मैं इसलिए सब लड़कियों को कहना चाहूंगी कि कभी भी, चाहे समाज आपकी कितनी आलोचना करे या चाहे आपको मीडिया कुछ भी कहे, हमेशा आपको पुलिस की या लॉ एंड ऑर्डर की या आप मीडिया की भी आप हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया की भी आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी चाहिए। फिर उसके बाद में 2-3 साल तक ऑब्वियसली मेरा तो इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा था ड्रग्स का, मेरा तो मतलब ही नहीं था कि मैं कौन से ड्रग्स देते थे, कैसे देते थे, इसके बारे में जरा डिटेल्स बताइए। ये इंजेक्ट होता था, खिलाया जाता था, आपको कन्विंस किया जाता था, आपको ये इसके बारे में जो आप मुझे कह रही हैं, इससे एविडेंट है दैट यू आर बीइंग फोर्स्ड ड्रग्स, क्योंकि सुशांत के केस में भी कोई एविडेंस नहीं है कि सुशांत खुद ड्रग्स ले रहा था जी। सुशांत वाज बीइंग फोर्स्ड ड्रग्स। तो उसके बारे में आपके साथ किस तरह के ड्रग्स, क्या इंपैक्ट था, कैसे दिया जाता था, उसके बारे में जरा बताइए। देखिए, जब वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था शुरू में, जब उसको लगा कि मैं इसको कहीं ना कहीं फिल्मी जगहों पे रास्ता दिखाने के लिए इसको थोड़ा लालच देके और जो भी वो मेरे थ्रू डील्स करवाना चाहता था या मेरे थ्रू जिस तरह से वो एक अपने काम निकलवाना चाहता था, उसको लगा कि वो मुझे इस्तेमाल कर सकता है, तब तक उसने मुझे ऐसा कोई ड्रग्स नहीं दिए और ना ही मुझे फोर्स किया ड्रग्स लेने पे। शायद खुद करता होगा, वो हमेशा तो मेरे साथ रहता नहीं था, तो उसने मुझे कभी फोर्स नहीं किया। ये उसके फ्रस्ट्रेशन मुझे लगा ये तभी उसमें आई जब मेरे को फिल्म में ब्रेक मिल गया और उसको लगा कि ये लड़की जो है अब मेरे हाथ से निकल जाएगी, तो मैं इसको बर्बाद कर देता हूँ, जैसे एसिड अटैक टाइप होता है ना। क्योंकि वो मुझे ड्रग्स जब करवाता था तो ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई पार्टी में या किसी तरह के कोई मस्ती करने के लिए कराता था, वो मुझे ड्रग्स कराता था, तो वो मुझे हाइल्यूसिनेशंस कराने के लिए, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम, यही बोलता रहता था, कैन यू सी अ ब्लैक कैट इन अ डार्क रूम। तो ऐसा लगता था जैसे वो कुछ मेरे ऊपर ट्रीटमेंट कर रहा है, हमेशा कहता रहता था। और उसके ऊपर हमेशा मुझे, जब भी मुझ पे वो हाथ उठाता था तो ड्रग्स करके ही, तो हमेशा उस चीज का इम्पैक्ट जो है, अगर आप किसी को ड्रग्स में हर चीज स्लो मोशन में हो जाती है, 24 फ्रेम 500 फ्रेम बन जाता है, तो उसमें जो अगर आप किसी को थप्पड़ मारें या कुछ बोलें तो उसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं वो कितना गहरा होगा। या उस टाइम पे लड़ाई भी आप किसी से करें, तो वो उस तरह की हरकतें मेरे साथ करता था और मुझे मेंटल इंप्रेशंस जो है वो इस तरह के देने की कोशिश करता था कि एक सदमे में मैं चली जाऊं। और ये बात मैंने काफी बार मीडिया में की हुई है, काफी बार बताया हुआ है। अब भी अगर गवर्नमेंट इन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी तो कब लेंगे ये लोग एक्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के, अपने करियर को खतरे में डाल के इतनी सारी बातें बताई है लोगों के बारे में। वो लोग मुझ पे डेफेमेशन के केस डालते रहते हैं। क्यों मुझ पे डेफेमेशन के केस डालते हैं? क्या वो एफआईआर एग्जिस्ट नहीं करती? क्या उसकी डिटेल्स एग्जिस्ट नहीं करते? क्या ये मेरे पुराने इंटरव्यूज में आपने देखी नहीं है? क्या प्रूफ है? मगर लेकिन फिर भी सिस्टम छोड़ देता है कैसे विटनेस को अपने आप पे कि अब आप अपना खुद देखो। तो कैसे विटनेस बनेंगे फिर जब हम अपने आप में आई एम ऑन माय ओन। क्या ये सिर्फ मतलब जो बड़ी इशू है, द बिगर इश्यूज, पहले तो आपके साथ जो हुआ सिमिलरिटीज बनती है सुशांत के साथ, बिकॉज यू वर फोर्स्ड ड्रग्स, ही वाज फोर्स्ड ड्रग्स। उसको मनोवैज्ञानिक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश हो रही थी, आपकी भी हो रही थी, अकेले में आपकी हो रही थी, अकेले में उसकी हो रही थी।
और एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन बन रहा था। देखिए सर, ये जो ड्रग्स हैं, यू कैन नॉट क्रैक इट सो इजीली। अब ये तो अंडरबेली ऑफ बॉलीवुड है, जहाँ पे ज्यादा सक्सेसफुल लोग नहीं है और ज्यादा जो है जाने माने लोग नहीं है, जिनमें मीडिया इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद में जब मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म साइन की, जिसमें मेरा छोटा सा ही रोल था, एक नेपोटिज्म फैमिली से ही आती हैं वो फिल्म मेकर भी, उनका बेटा भी, वो फिल्म मैंने जब साइन की, तो उस टाइम पे मैं ये जो हाई एंड माइटी का जो ग्रुप है ड्रग्स का, उसमें मेरी एंट्री हुई। तो मुझे पता चला कैसे हुई, उसके बारे में कैसे हुई बताइए। उसमें मुझे उस टाइम में मैं शायद 20-21 साल की थी। उसके कुछ सालों बाद मेरा ड्रग्स के साथ कोई नाता नहीं रहा। फिर उसके बाद मुझे एक फिल्म के लिए साइन किया गया, जहां पे ये खुद को जो सुपर हीरो समझता है ये, एंड उसकी जो फैमिली है, दे वर मेकिंग दिस फिल्म, और मेरा एक छोटा रोल था उस फिल्म में। मेरी जो फर्स्ट स्केड्यूल था वो लास वेगस में था, वहीं पे था। वहां पे मैंने देखा वो उसकी जो उस टाइम की गर्लफ्रेंड थी, जो कि फॉरेनर थी, वाइफ, ये सब वहां पे जिस तरह से ड्रग्स बहता था पानी की तरह, तो मुझे लगा कि एक तरह से इनमें फिट इन होने का यही तरीका है। बॉलीवुड के स्टार के बारे में आप बोल रही है, जिसके एक बड़े बॉलीवुड के स्टार के बारे में बोल रही हैं। ये साफ करना जरूरी है कि आप किसके बारे में बोल रही हैं। जी, ये मेरी एंट्री थी वो जो अंडरबेली से इनटू जो बिग, जो कि हाई एंड माइटी ऑफ बॉलीवुड है, इसमें मेरी एंट्री थी। इससे पहले उनके घरों में मेरी एंट्री नहीं थी और मुझे पता भी नहीं था। तो उस फिल्म में जब मैं उनको मिली, तो रोज रात को पार्टी होती थी और ड्रग्स पानी की तरह बहते थे। ड्रग्स में कोकेन, LSD, एक्सटेसी जो पिल होती है, वो दिन में भी करके ही रखते हैं। तो उसके बाद में मैंने देखा जो वाइफ है, जो वाइफ है उनकी एक अलग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, जो हस्बैंड है उसकी एक अलग अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है। लेकिन जब हम इंडिया वापस आ गए और कुछ सालों बाद मैंने उनकी कुछ और फिल्म करी, एक और फिल्म करी, उस वक्त पे हम लोगों की दोस्ती जो है वो अफेयर में बदल गई। तो जब हम इस दौरान, जब सबको पता चल गया, क्योंकि इनर सर्कल को पता चल गया था कि इनका रिलेशनशिप है, तो मुझे यहाँ के जो बॉलीवुड के हाई एंड माइटी है, उनके घरों में ये जो पार्टीज होती हैं, उनमें मुझे एंट्री मिली। नहीं तो मुझे एज एन आउटसाइडर कभी एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज निट सर्कल है। तो उस वक्त मैंने देखा कि और ड्रग्स में मैं एक्सपोज हुई। उसी वक्त ये जो खुद को सुपर हीरो समझने वाला है, इसको बहुत बड़ा एक अटैक पड़ा ड्रग ओवरडोज का, और ये कोकिलाबेन में एडमिट हुआ। ये बात सब जानते हैं मीडिया वाले। उसको ड्रग ओवरडोज का अटैक पड़ा था, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। क्या ड्रग्स लेते थे, कौन से ड्रग्स लेते थे ये? आई थिंक उसको कोकेन से पड़ा था ये अटैक। उसको कुछ पता नहीं, शायद रिएक्शन हो गया था लंग्स में और कुछ उसका हो गया था। बट ऑब्वियसली वो डिटेल्स हॉस्पिटल आउट नहीं करेगा, और उस वक्त तक जो है ये काफी होता है, वो वहीं पे दब के रह जाता है, वो कहीं भी बाहर नहीं निकलता है। तो उस वक्त पे मैंने ये सर्कल को देखा कि किस तरह से ये लोग ड्रग्स करते हैं, और उस ड्रग्स के करते हुए उनकी जो खुद की वाइफ है, उनको भी कितना ज्यादा उनका भी माइंड ब्रेक हुआ। इतने सारे रिलेशनशिप्स, इतनी सारी ड्रग्स, इतने सारे पार्टनर्स, और उसके बाद में उनका जब डिवोर्स हुआ, और जब उनके फादर ने कहा कि ग्रैंड चिल्ड्रन के करके आप डिवोर्स नहीं कर सकते, तो उन दोनों ने मुझे ही जेल में डलवाने के लिए एक साजिश बना दी। क्यों? अगर मान लीजिए आपको डिवोर्स ले रहे थे, अब आपको नहीं लेना, अब आज भी वो दोनों डिवोर्स लेके भी साथ में ही रहते हैं। जो भी पैसों के लिए रहते हैं वो वही बता सकते हैं, वो साथ में ही रहते हैं। अगर आपको साथ में रहना है तो क्या मेरी क्या औकात है, मैं आपका क्या बिगाड़ सकती हूँ? सर आप बताइए मुझे, मैं क्या उनका कुछ बिगाड़ सकती हूँ? अगर वो हाई एंड माइटी ऑफ बॉलीवुड साथ में रहना चाहें, तो क्यों ये जरूरी है कि मैं जेल ही जाऊं? ये क्यों जरूरी है कि मैं जेल जाऊं? क्यों? क्योंकि उनको पता है, इसको बहुत ज्यादा पता चल गया है। अब इसको जेल में डालो, इसको डिस्क्रेडिट करो, इसको बायपोलर बना दो। अदरवाइज मेरे को पड़े रहने तो जो मैं जहां हूं, बिकॉज मेरे पास तो ऐसी भी पावर नहीं है कुछ भी करने की, वो तो आप लोग भी जानते ही हैं। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन क्यों मैं जेल में जाऊं? या मेरे को मरवा दो, या मुझे जेल में डाल दो, या मुझे पागल घोषित कर दो। क्यों? क्या मैंने कुछ जान लिया था? क्या मैं आप लोगों के बहुत ज्यादा सीक्रेट्स जान गई थी? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये मैंने आपको सिचुएशंस बता दिए कि इन सिचुएशन में इतने सालों में मैंने भी जिस तरह से ड्रग्स। कंगना, ये जो राज आप खोल रहे हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है कि आपके जीवन में जो हुआ पिछले 10 साल से, जिसके बारे में लोग नहीं जानते, आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप एक के बाद उस सिचुएशन में चली गई जहां पे
जो जिसको बॉलीवुड कहते हैं, और बॉलीवुड की जो टॉप लेयर है, जिसमें सबसे बड़े डायरेक्टर हैं, सबसे बड़े स्टार हैं, जिनको हमारे देश के लोग, देश के युवा जिसको सुपरस्टार मानते हैं, आप उस अंदर की सर्कल में आप चली गई। यस। और अंदर के सर्कल में जाने के बाद आपने उन सब चीजों को देखा जो उस अंदर के सर्कल में होता है जी। और आपको सारे सीक्रेट्स पता है, क्या होता था, कितना ड्रग्स होता था, क्या होता था। और जब आप उससे निकली तो ये लोग आपको शक की निगाह से देखने लगे कि ये अगर बाहर चली गई तो ये हमारे सीक्रेट्स को जानती है। तो आज जरूरी है कि इस प्रोग्राम में आप हमारे सारे दर्शकों का कि आंख खोलकर आप उनको बताएं कि होता क्या है। ये जो बॉलीवुड माफिया, इसकी जो अंदर की सर्कल है, जो एकदम भीतर की सर्कल है, जिसको आप एलीट कहते हैं, ये लोग करते क्या है, क्या होता है, इसके बारे में जरा बताइए लोगों को। सर देखिए, मैंने जैसे उस दिन भी आपको बताया था कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सबसे पहले तो ये जो जितना भी इन लोगों ने पावर अक्वायर किया है बिकॉज ऑफ इतने सालों में, जिस तरह से चाहे जो भी पिछली गवर्नमेंट्स ने भी इनको इनहांस किया, तो इनमें सबसे ज्यादा चीज जो देखने को मिलती है, एक तो ये लोग बहुत ही ज्यादा एक एंटी नेशनल नैरेटिव और एक एंटी हिंदू नैरेटिव जो है कि हिंदुओं का बहिष्कार करना, हिंदुइज्म का बहिष्कार करना। क्या होता है, ऐसा क्या हुआ है कि आप मेरे को बताइए, ये बॉलीवुड जो खुद को क्रिएटिविटी की खान कहता है, आज तक जब मीना कुमारी जी ने हलाला का बहिष्कार किया था, क्या इनसे एक लव स्टोरी नहीं बनी हलाला पे? क्या इनसे एक लव स्टोरी नहीं बनी एक औरत की पीड़ा की ट्रिपल तलाक पे? इनसे ये हर पीके में इन्होंने मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया और सारे इस देश ने भी उस चीज को जो है अपनाया। तो एक ये जो एक रैकेट है जो कि एंटी हिंदू है, वो सबसे बड़ा है। नंबर 2 रैकेट है जो ड्रग से एक दूसरे को बाइंड टुगेदर, जैसे होता है ना कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो जितने भी ड्रग एडिक्ट्स हैं वो एक दूसरे के सीक्रेट्स जानते हैं, और इनके जो डीलर्स हैं, डीलर्स तो सबके सेम ही है, वो इनको जो भी बेस्ट ड्रग्स है वो प्रोवाइड कराते हैं। उस वक्त पे अगर मेरे फोन, जैसे मैंने कहा 2010 में 2011 में अगर मेरे फोन की रिकॉर्डिंग ले, तो हो सकता है कुछ डीलर्स के इनको नंबर मिले, क्योंकि मेरा फोन भी यूज होता था फोन्स करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे सुरक्षा मिले, क्योंकि अगर इस तरह से एक्सपोज होंगे ये, तो डेफिनेटली ये लोग मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये बड़े बड़े ये 1 मिनट और डिटेल में जाए। अगर मैं आपको नाम लिए बिना आप नाम नहीं ले रही हैं, मगर आपको ये बताना जरूरी है कि इसमें कौन कौन है, क्योंकि जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके दिमाग में ये होगा कि क्या बड़े बड़े स्टार्स हैं और होता क्या है। थोड़े डिटेल में बताएं, क्योंकि आप जा चुकी हैं, आपको ले जाया गया था। होता क्या है वहां पे, कैसे ड्रग सप्लाई होता है? आप कहती है बहता है, ये कैसे बहता है, कैसे सप्लाई होता है? क्या ये सब स्टार्स मिलकर ये नशा करते हैं, ये क्या होता है? जी देखिए, ये जो आदत है नशे की, ये इंडिविजुअल्स को भी होती है। ऐसे बहुत सारे यंग एक्टर्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती, यंग एज इन मेरी ही एज के हैं, तो वो लोग इंडिविजुअली स्नॉट करके जो है, चाहे वो आप देखें शोज करना, या जो उनको कॉन्फिडेंस फील होता है, जिस तरह से वो लगता है कि उनको दुनिया के शहंशाह महसूस करते हैं, तो उस तरह के किक के लिए वो इंडिविजुअली भी करते हैं, उनकी इंडिविजुअल सप्लाई होती है। दूसरा जो एक रैकेट है जिसमें से मुझे लगता है कि जो अफवाहें भी हैं और काफी ज्यादा ब्लाइंड आइटम्स भी हैं, जैसे संजय दत्त फिल्म में भी दिखाया है, तो ये जो है इनको ये आदतें लगी होती है इस तरह की, क्योंकि इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, इन्होंने इस तरह की पार्टीज देखी होती है, फैमिलीज इनकी जो भी हैं। अक्सर मजाक की बात ये है कि ये अक्सर अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहते हैं कि हम लोग अपने पापा के ही बच्चे बनना चाहते हैं, हम लोग अगर इन फैमिलीज में पैदा हुए, हमारा क्या कसूर, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। डेफिनेटली तुम्हारे पापा के बच्चे तो तुम ही बन सकते हो, हम तो नहीं बनना चाहते। जिस तरह से इनके लाइफस्टाइल्स हैं, जिस तरह से ये लोग पले बड़े होते हैं, नैनीज के, इन्होंने अपनी माओ को नहीं देखा होता कभी, इन्होंने नैनीज के साथ, और बाप किसी के साथ जा रहा है, घर में लड़कियां ला रहा है, ड्रग्स कर रहा है, इस तरह से तो ये लोग पले बड़े होते हैं। तो बचपन से ही इनको ड्रग्स की आदत लगी होती है, और कॉलेजेस में भी ये ड्रग्स ही करते हैं। और जब ये ऑब्वियसली एक्टर्स बन जाते हैं, डायरेक्टर बन जाते हैं, तो इनकी एक वो एक अलग सर्कल है जहाँ पे स्नोटिंग होती रहती है। लेकिन जिन पार्टीज में मैं गई हूँ, उनमें मैंने अक्सर ये पैटर्न देखा है कि एक बड़ा कोई, जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं उस एक्टर को डेट कर रही थी, तो वो मुझे आके पिकअप कर लेंगे, या उनके कुछ एक दोस्तों का जो सर्कल होगा, वो
एक जगह पे जाएगा, वहां पे कुछ ड्रिंक्स करेंगे। अब ये बात पक्की नहीं होगी कि कौन सी जगह पे ये लोग ड्रग्स करेंगे, या तो कई बार करेंगे भी, तो अगर आपको उनको आज इंक्लूड नहीं करना हो तो आपको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आप उसको लेके ज्यादा उत्सुकता ना दिखाएं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे पीछे से हाथ में वो आता है और फिर एक रोल आता है, फिर ऐसे करके ये लोग करते हैं, और या कोई आपके हाथ में ऐसे गोली दे गया तो आपको पता है कि अब वो इशारों इशारों में होती है वो सब चीजें, और फिर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, दूसरे स्टार के घर में। और इनकी जो वाइब्स है, ये लोग होस्ट करते हैं बकायदा इन पार्टियों को, और वहां पे आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे जो इस तरह के ड्रग्स कर रहे हैं या इस तरह की डिबोचरी में इंडल्ज हो रहे हैं। और वहां पे कई बार तो चीजें इतनी आगे बढ़ जाती हैं कि एक अलग तरह का ही जो है माहौल बन जाता है, काफी अश्लील, जिनके बारे में ऑब्वियसली इस तरह बात करना ठीक नहीं होगा। ये बातें संजू फिल्म में बहुत अच्छी तरह से दिखाई गई है, लेकिन उसको व्हाइट वॉश करके दिखाया गया है। उसमें सब दिखाया गया, उनका टेररिज्म कनेक्शन दिखाया गया है, कैसे जर्नलिस्ट से लेके ये मूवी माफिया से लेके ये लोग सब, उसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है, लोकल गुंडास भी उनमें इन्वॉल्व होते हैं, ये दिखाया हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ इस देश से कि आप लोग कैसे इस तरह के लोगों को अपना आइडल मानते हैं, कैसे इस तरह के लोगों को आप जो है भगवान की तरह इनको पूछते हैं, किस लिए? और इस तरह की जब एक फिल्म बनती है जिसमें संजू जैसी फिल्म में जब कहा जाता है कि 300 लड़कियों के साथ में मैंने ये किया वो किया, या मैं ड्रग करके, या मुझे पता नहीं था लेकिन मैं टाडा में फंस गया, या इस तरह की जब बातें होती है, तो कैसे वो फिल्म उस साल की सबसे बड़ी सक्सेसफुल फिल्म बन जाती है? क्या है ये देश? और अगर देश ऐसा है तो ये देश फिर डिजर्व करता है ऐसे लोग। और एक बात बताओ कंगना, मुझे ये मैं सोचकर मुझे ताजुब होता है कि ये अगर आप बोल रहे हैं कि अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी ये सब कर रहे हैं? जी, मैंने आपको बताया कि जो पहले अंडरबेली था, जब मैं जहां से मैंने शुरुआत की, वो अंडरबेली है, वो नीचे निम्न स्तर पे है। ये जो मेरी एंट्री हुई, ये मेरी सुपरस्टारडम में ही हुई। ये जो मिडल उसमें है, मैंने खुद लोगों को अपने में इतना इंटरेस्टेड नहीं पाया कि मुझे आके ड्रग्स दे, या मुझे बुलाए पार्टीज पे, या मुझे इवन तंग भी करे, टू बी ऑनेस्ट। मुझे जब तक मेरा ये मिडिल दौरान था, कि जब तक मैं थी ना सक्सेसफुल थी ना फेलियर थी, तब तक मुझे किसी ने भी तंग नहीं किया। ये जब मैं इस लीग में आई और लोगों ने मुझ में कुछ ना कुछ देखा, सराहा, पसंद किया, पार्टीज में बुलाते थे, तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि वो मुझे वहां पे टॉर्चर करने के लिए बुलाते थे, नहीं, वो मुझे बहुत स्नेह करते थे, बहुत पसंद करते थे, उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा बढ़ावा भी दिया है। ये फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ मैं, टॉप लेवल के सुपरस्टार, टॉप लेवल के डायरेक्टर्स, उस टाइम मेरा बॉयफ्रेंड भी टॉप लेवल का था, वो सब उन लोगों ने मुझे अपनाया, अपना ही समझा इस फेज में। तब तो ना उन लोगों ने मुझे अपनी इतनी प्राइवेट चीजों को लेके एक्सपोज किया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब वो हस्बैंड वाइफ ने डिवोर्स के साथ में फिर मुझे जो है एक जेल में डाल के या खत्म करने की कोशिश की। उस वक्त से तो ना मेरी आंखें खुली कि ये क्या दुनिया है और कैसे ये लोग हैं। ये ड्रग्स सप्लाई कैसे होते हैं किसी के घर में? देखिए, जो लोग उनके घर में काम करते होंगे, जो ड्रग सप्लायर्स हैं, ये ड्रग्स आते कहां से? लोग कहते हैं दुबई का लिंक है, ये ड्रग्स पहुंचते कैसे हैं? क्योंकि ये सारे बैंड ड्रग्स। हाँ, नहीं, ड्रग्स इनके पास कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये लोग जो है, मैं आपको बिगेस्ट सुपरस्टार्स की बात बता रही हूँ, इनके आसपास बहुत बड़े बड़े होटेलियर्स, क्लब्स वाले ये आसपास घूमते हैं इनके, और इन्हीं की जो है, चाहे इनको स्ट्रिपर्स चाहिए हो, चाहे इनको वर्ल्ड से कुछ भी एग्जॉटिक कहीं से भी ला सकते हैं, इन लोगों का इतना पावर होता है। तो दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन कि ये कहाँ से लेके आते हैं। उधर ही इन लोगों के जो इस तरह की पार्टीज होती हैं, उसमें ये सेवा करने वाले लोग जो हैं, जो लेके आए हैं और बैठे हैं और सर्व कर रहे हैं, और जो अक्सर उनमें से ज्यादातर या तो रेस्टोरेंट बिजनेस या क्लब बिजनेस या डिस्को बिजनेस से कुछ ना कुछ उनका लेना देना होता है, और जहां पे ये सब स्ट्रिप क्लब्स वगैरह रहते हैं, और फिर वो रातों को क्या न जाने क्या बन जाते हैं, उधर उनको दे आर प्रिविलेज्ड देयर। यू कैन सी कि देयर नॉन फिल्मी फेसेस आल्सो, जो कि वहां पे सर्व कर रहे हैं, एंड इट गोज आउट ऑफ स्टॉक, सो दे डिसअपीयर इन देयर फरारीज टू ब्रिंग द स्टॉक बैक। तो ये सब अच्छा, होता इतना है। नशा करते हैं, फिर डबल डोज लाना पड़ता है। नहीं, वो वहां पे खत्म अगर हो जाए, या अचानक से प्लान बने कि मान लीजिए ये प्लान नहीं था ड्रग पार्टी का, पर अब बन गया है, तो इमीडिएटली वो आपके लिए अरेंज करेंगे। इशारों इशारों में बातें होती है, तो वो वहां पे अचानक से वो वहां पे उस तरह की पार्टी का माहौल बन जाएगा। तो पुलिस का डर?
पुलिस तो मतलब आपको पता है ना, कई बार तो वहां पे पता चल रहा है पुलिस ही उनके सबसे बेस्ट फ्रेंड्स है। तो वो तो आप प्लीज, आप वी नो कि कैसे सिस्टम फंक्शन करता है। सिस्टम जब इनको दुनिया ने, इनको लोगों ने इतना सारा आंखों पे चढ़ा के रखा। पॉलिटिशियंस भी होते हैं, पॉलिटिशियंस की तो ये कैंपेनिंग करते हैं ना सर। ये सब क्या है ना कि ये सब एक तरह से जो पेस्ट रिलेशनशिप रहता है ना, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रहता है ना, वैसा है ये कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर बैक। तो पॉलिटिशियंस के साथ में जितना ये दिखते हैं, पॉलिटिशियंस जब भी स्टार्स के साथ में दिखते हैं तो अपनी पार्टी की कैंपेनिंग ही करवाते हैं ना, तभी तो वो दिखते हैं। इन लोगों के, जिस तरह से इन लोगों के लाइफस्टाइल्स हैं और जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में ये इन्वॉल्व होते हैं, मैं तो कहती हूँ कि इनके जैसे लोग अगर किसी पार्टी को के साथ में दिखे तो लोगों को वोट्स नहीं देने चाहिए, तब तो ना इनकी पावर कम होगी। इनकी पावर कम कैसे होगी जब लोगों ने इनको इतने, आज हम लोगों का श्री राम का नाम लेना कोई जानता नहीं है, मगर इन लोगों के रोल मॉडल्स देखिए आप, सबके सब एक नंबर के ड्रग एडिक्ट्स, उनकी फॉलोइंग देखिए। तो ये जो पूरा सिस्टम आज सुशांत को एक अकेला लोग है, सॉरी टू इंटरप्ट, मगर ये कहा जाता है पावरफुल एक क्लिक है, इसमें पॉलिटिशियंस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, पूंजीपति हो, स्टार्स हो, इन सब की एक छोटी सी क्लब है। सो ये सिर्फ स्टार्स की नहीं है, मतलब बाहर से लोग भी होते हैं। इंडस्ट्री, मैंने आपको कहा कि इंडस्ट्री एक जगह है जहां पे कलाकारों, कला ही सबसे बड़ी पावर है। आप अपने आप से पूछिए, अगर एक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी पावर आर्ट है, अगर आर्ट है तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होना चाहिए? आर्टिस्ट होना चाहिए ना। लेकिन क्या इंडस्ट्री में पावर आर्टिस्ट के पास है? आर्टिस्टों को तो इन्होंने अपने जूतों के नीचे कुचला हुआ है। देख लीजिए आप टॉप हीरोइनों की लिस्ट देख लीजिए, जिनमें से एक को भी एक्टिंग नहीं आती है, जो नंबर 1 एक्ट्रेस है। तो किस लिए, क्या क्राइटेरिया है? यही इस पॉलिटिशियन के साथ दिखना, उस पॉलिटिशियन के साथ दिखना, कितने ड्रग्स करना, कितने अफेयर करना, कितने आइटम नंबर करना, ये क्राइटेरिया है। हीरोज में देखिए आप, क्राइटेरिया क्या? आर्ट है क्या क्राइटेरिया? टॉप हीरो कौन है? क्या उसको एक्टिंग आती है? तो क्राइटेरियाज क्या है? हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड सेट किए हैं इस देश के लिए? और अगर न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को किसी पे उंगली उठाने से पहले, क्योंकि आप देखिए सबसे ज्यादा नेपोटिज्म में जो लोग कह रहे हैं लोगों पे उंगली उठा रहे हैं। आपने हमें चुना है, हमने कभी नहीं छुपाया हम ड्रग नहीं करते। बॉलीवुड कहता है आपको, मैं बॉलीवुड का प्रतिनिधित्व करती हूँ इस बात पे कि बॉलीवुड ने कभी नहीं छुपाया कि हम एंटी नेशनल हैं, हम एंटी हिंदू हैं, हम एंटी आर्मी हैं, हम एंटी सीए हैं। बॉलीवुड ने कभी नहीं छुपाया, आपने फिर भी उनको चुना। क्या उन्होंने छुपाया कि ये सबसे ज्यादा डिबोच्ड जगह है? अगर वो छुपाते तो कभी संजू जैसी फिल्म बनाते ही नहीं, और न जाने ऐसी कितनी फिल्में बनती हैं। वो बताते हैं हम कौन है, लेकिन आप उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, आप उसको एस्पिरेशनल बताते हैं। और ये जो पूरा मीडिया है, फिल्मी मीडिया है, उसको बेचता है। जितने भी ब्रांड्स हैं, आपको पता है आज, और मैं चाहती हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस बात को नोट करे। मैं आपको बता रही हूं, मुझे ब्रांड्स कहते हैं, जितने भी ब्रांड्स मेरे पास आते हैं, कि तुम नेशनलिज्म की बात मत करो, बिकॉज एक ऐसा सेगमेंट है इस देश में जिनको नेशनलिस्ट और राष्ट्रवाद और पेट्रियटिज्म पसंद नहीं है। भारत भारत ज्यादा मत करो। कौन है ये ब्रांड्स? कौन है ये ब्रांड्स और किनको बेच रहे हैं ये? कौन है ये लोग? व्हाई इज इट ओके? व्हाई इज इट ओके जब मुझे ओपनली कॉन्ट्रैक्ट में मेरी एजेंसीज जो भी हैं, आई डोंट वर्क विद वन एजेंसी, इस तरह के सिस्टम में हम रहते हैं जहां पे आपको अपने देश से प्यार करने के लिए आप अपने करियर में आगे नहीं आ सकते अगर आप देश से प्यार करते हैं। तो सर मैं आपको कह रही हूं कि ये क्या सिर्फ बॉलीवुड वालों की ही कसूर है कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा आतंक फैलाने वाले, अब देखिए कितने सारे बॉलीवुड के लोगों ने एक्टिवली पार्ट लिया एंटी सीए राइट्स में। एंटी सीए में जो खून की नदियां बही हैं, बॉलीवुड के लोग ओपनली कैंडल लेके घूम रहे थे, लेकिन बॉलीवुड को कोई कुछ नहीं कहता है। पूरा देश इनको सर आंखों पे चढ़ा के रखा हुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हम इनको क्रूसीफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई खुलासा करने को है ही नहीं। खुलासा तो मैं तब करूं जब किसी को पता ना हो। ये सब बातें तो सबको पता है। मैं खुद ये बातें सर कब से कहती आ रही हूँ। दो बातें आ गई। एक तो सबसे बड़ी बात, एक तो जो बात उभर के आ रही है कि सुशांत के साथ जो हुआ उसको ड्रग्स में फोर्स किया गया, और उसके बाद उसकी मौत कैसे हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन एक तरफ, मगर यह भी प्रूव हो गया आपसे बात करके कि आपके साथ भी वही हुआ था। मगर आपके साथ भी वही हुआ था और आपको एक्सप्लॉइट किया गया था
आपको भी सुसाइड की तरफ पुश किया गया था, बट यू पुल्ड योरसेल्फ बैक। दूसरी बात आ गई जो बॉलीवुड की डिबॉचरी, बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया की सच्चाई, और दुख की बात यह है मुंबई पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। उस दिन मैंने बोला अपने प्रोग्राम पर कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों बात करे इसके बारे में। आज पहली बार कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकले जिसमें पता चला कि ये ड्रग्स वाला एंगल है। क्या मुंबई पुलिस को पता नहीं है? क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पता नहीं था? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फाइनेंशियल क्राइम देखती है वो इसके बारे में 3 दिन में खुलासा कर रही थी। तो ये ड्रग्स माफिया कैसे चल रहा है। और बॉलीवुड में मुझे लगता है कंगना कि बॉलीवुड में कोई भी स्टार हो, कोई भी डायरेक्टर हो, उसको लिखित तौर से एक एफिडेविट करनी चाहिए कि अगर मैं ड्रग्स और ड्रग्स के रिलेटेड कोई एक्टिविटी मेरे साथ हो तो मुझे सारे पैसे वापस देने होंगे, या तो फिर मैं फिल्मों में नहीं रहूंगा। इसको एक तरह से एनफोर्स करने की जरूरत है। नहीं तो ये चलता रहेगा। सर, हमें अपने आप इस देश के लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने चाहिए कि कौन हमारे रोल मॉडल्स हैं, कौन हमारे आइकॉन्स हैं। और आज हमारा जो यूथ है पूरा ड्रग्स में उनको झोंक दिया गया हुआ है बुरी तरह से। कम से कम भी तो उनका जो शॉकिंग परसेंटेज ऑफ यूथ विच इज यूजिंग ड्रग्स, फिल्म इंडस्ट्री शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि इन्हीं लोगों को तो रोल मॉडल बना के रखा हुआ है। और इस तरह के जो एंटी नेशनल परसेंटेज की बात आपने मुझे कही कंगना, मुझे बताइए टॉप लेवल पे कितने परसेंट, अगर आपको मैं पूछूं टॉप लेवल पे जो आपने देखा है नाम लिए बिना, कितने परसेंट बड़े स्टार्स जो है या टॉप स्टार्स हैं या टॉप नेम्स है बॉलीवुड के, कितने परसेंट ड्रग यूजर्स हैं? देखिए, एट सम पॉइंट 99% of them, but if they have faced some health conditions and because of age and because of this thing they have been admitted and they have severe repercussions, तो maybe अभी उन्होंने क्विट किया हुआ है तो उनको भी मैं काउंट करूं जिन्होंने आफ्टर दिस थिंग। तो आई थिंक अराउंड 99% अगर उनको भी काउंट करना हो तो, जिन्होंने आफ्टर यूजिंग इट थ्रू आउट देयर यूथ, और अब जब उनको तो रेपरकशंस हो रहे हैं तब छोड़ दिया है क्योंकि उनको रिएक्शंस हो रहे हैं उस चीज के, बिकॉज आप एज एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते, और उनको अल्टीमेटली बिकॉज दे आल्सो हैव बेस्ट मेडिकल हेल्प इन द वर्ल्ड। तो करके वो उनको भी मैं काउंट कर रही हूँ। तो अराउंड आई थिंक everybody without a fail at some point, yes, doing it। और अगर वैसी पार्टी हो तो definitely indulging, depends। अगर आप powerful हो तो you are hosting the parties, अगर आप powerless हो you're not being invited to the parties, और अगर कहीं आप के साथ में किसी तरह की उनको कुछ वो है तो आपको आप ही अपने ही सर्कल में बना के अपने जैसे। अगर आप ड्रग यूजर नहीं है तो आप तो ब्रेक इन नहीं कर सकती है इंडस्ट्री में। पॉसिबल मतलब यही आपका को पॉसिबल ही नहीं है आपको, क्योंकि एक क्लब बन चुकी है, ड्रग यूजर्स की क्लब है बॉलीवुड। ड्रग यूजर्स की क्लब है, एंटी नेशनल्स की क्लब है। अगर आप हिंदुइज्म का मजाक ना उड़ाए, अब साधुओं की लिंचिंग हुई, एक भी देश ने, एक बॉलीवुड से एक भी बंदे ने कुछ नहीं कहा, तो ये कौन उनको इंपावर कौन कर रहा है? इंपावर कौन कर रहा है? हमारा देश इनको इंपावर कर रहा है। साधुओं को पत्थर से कूट कूट के मार दिया गया मुंबई पुलिस के सामने, किसी ने एक बात नहीं कही। और पूरा बॉलीवुड क्यों? क्योंकि इनको डर है, किसी के कोई ड्रग की सीक्रेट्स जानता है, किसी को किसी से फिल्में मिलनी है, किसी को किसी के साथ में कोई और लालच है। ये पूरा ऐसे लालच से साथ में बुना हुआ जाल है। तो क्या आपको लगता है कि, मुझे लग रहा है कि अभी जो ये केस, जैसे मैं 1.5 महीने से की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और मुझे 100% मैं कन्विंस्ड हूं कंगना कि ये सुशांत की हत्या हुई है, वो कुछ जानता था। अब वो क्या है वो डिटेल्स राज खुलेंगी, मगर मुझे ये भी लग रहा है कि जो पीछे जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, जहां से शुरुआत हुई थी इस मुहिम की, वो छिपे हुए हैं। दे आर हाइडिंग, दे आर अफ्रेड। वो चाहते हैं कि बात, हत्या वाली बात आगे निकले, किसी तरह से उनकी जो रोल है बॉलीवुड की गंदी सीक्रेट्स, ये बात छिप जाए। सो दे आर इन हाइडिंग, दे वांट दिस मैटर टू पास, दे वांट टू बी क्वाइट टिल द मैटर पासेस। आपको क्या लगता है? ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए। तो आपका बोलना आज फिर आके बोलना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। सर, मैं तो यहाँ पे मनाली में हूँ, नहीं तो मुंबई में होती तो कब की इन लोगों ने मुझे लटका दिया होता पंखे से। जब इन्होंने इतनी घनिष्ठ कोशिशें की थी, जब मैंने इनके पहली बार राज खोले थे, इन्होंने इतनी कोशिश की कि ये मुझे जेल में डाले या मरवा डाले, तब तो ना मैं सुशांत के लिए आज खड़ी हो पा रही हूँ। अगर मैंने उस टाइम आवाज नहीं उठाई होती तो आज तो कोई शायद इतना कुछ बताने का मौका, मैं तो कितने सालों से बताती आ रही हूँ। और कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती हूँ। क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी? क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी? बताओ मुझे, क्या इस देश में, जब मैंने आपको बता दिया है कि इट इज, ये मैंने मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कहा था कि फॉर मी इट इज डू और डाई,
मैं क्यों मरूं? मैं मार के निकलूंगी, मैं मरूंगी नहीं। तो कौन है वो लोग जो मुझे कहते हैं कि तुम अपनी दुश्मनी, अगर मैं अपने दुश्मनों को खत्म ना करूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे। मैं तो अपने दुश्मनों को खत्म करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि सुशांत केस में कंगना क्यों जंप कर रही है? मैं क्यों ना जंप करूं? जब मुझे ये लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ड्रग किया गया था, मुझे पागल घोषित किया गया है, तो मैं क्यों ना इसमें आऊं? तो जो भी लोग ये कह रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कीप योर माउथ शट। You cannot stop me. You cannot stop me from fighting for my fundamental rights. ये मेरे डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। मैं जहां चाहूं वहां काम कर सकती हूँ, मैं जहां चाहूं वहां जिंदा रह सकती हूँ। किसी को हक नहीं है मुझे पागल घोषित, और तुम लोगों का हक नहीं है मुझे कहना कि तुम चुप रहो, तुम इसमें मत आओ। इट्स नॉट अबाउट यू, डोंट मेक एवरीथिंग अबाउट यू। माई लाइफ इज अबाउट मी एंड माई लाइफ एंड आई डिजर्व टू लिव। And yes, it is about Sushant, but it is also about me. Please know that. So don't say that again. I'm glad you have the honesty to say that. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप खुलकर कह रही हैं, चुनौती दे रही है। आखिरी सवाल कंगना, और मैंने देखिए मैं आपके साथ हूं, मैंने उस दिन कहा प्रोग्राम में कि ये हर स्टार हर डायरेक्टर को एफिडेविट साइन करके लीगल कोर्ट पे ठप्पा लाके लिखने की जरूरत है कि मैं ड्रग्स के साथ मेरी कोई लिंक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, ये मेरी निजी जीवन या मेरे निजी चॉइसों के मेरे प्रिवेसी के बारे में नहीं है। इट इज अबाउट अ लार्जर एग्जाम्पल दैट यू आर सेटिंग, लोगों के सामने आप क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात यह, क्या कंगना आप अभी मनाली में बैठकर ये सब कह रहे हैं, कभी ना कभी तो आप वापस आएंगे। अभी क्या ये संभव है कि आप एक नॉन ड्रग कल्चर वाला बॉलीवुड बना सके? सर, जो जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन आइकॉन है इंडिया का, यूथ आइकॉन कौन है, मैं कहती हूँ कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको इन सब नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट भेजना चाहिए, जहां पे एक एक्टर को हायर करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है। वो कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो सकते अगर आपको ब्रांड्स का हम प्रतिनिधित्व, ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनका ब्लड टेस्ट क्लीन है या नहीं है। बनाइए क्राइटेरिया, ये इस इंडस्ट्री में पैसा बोलता है, क्राइटेरिया बनाइए ये आप सब के सब, बोलो इन सबको, चाहे वो रणवीर सिंह हो, विकी कौशल हो, रणबीर कपूर हो, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट। ये लोग 20-20 ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हैं, अगर इनके ब्लड क्लीन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डिसाइड वेदर दे डिजर्व टू बी द फेस ऑफ दिस यूथ और नॉट। और ये मत कहिए, मुझ जैसे लोगों को ये मत कहिए कि अगर आप देशभक्त बनेंगे तो आपको कोई ब्रांड नहीं हायर करेगा, कोई फिल्म नहीं हायर करेगी, और उसके रेपरकशंस क्या होते हैं, आपके जितने भी स्पॉट्स में आप दिखते हैं, ओवरऑल जो आपका कलेक्टिव एक्सपोजर है वो कम जाता है, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपकी रैंकिंग लो आती है। ये सब मिला जुला एक पूरा, अगर ये जैसे बिजनेस में आप देखें, अगर मुझे अपने करियर में आगे बढ़ना है, मैं देशभक्त नहीं बन सकती, मैं आउटसाइडर नहीं बन सकती, मैं लड़की नहीं बन सकती, मैं किसी के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकती, तो इन सब चीजों के साथ में रहते तो आगे आने का फायदा क्या, ऐसे करियर का फायदा क्या? मुझे लगता है जिन लोगों को पद्म भूषण अगर किसी ड्रग यूजर को कभी भी मिला हो, क्योंकि ये जरूरी है कि कोई अगर गलती से किसी को पद्मश्री या पद्म भूषण मिली हो, या कोई भी गवर्नमेंट अवार्ड मिला हो, या कोई भी गवर्नमेंट पुरस्कार मिला हो, जो ड्रग यूजर है या ड्रग्स के यूज के बारे में जानते हुए भी करने देते हो, उन पर भी इंटेलिजेंस एजेंसी चेक करे, और अगर कुछ निकले तो ये सब पुरस्कार पब्लिकली वापस करनी चाहिए। क्यों आप कह रहे हैं 99% बॉलीवुड अगर ड्रग यूजर है तो इनमें से कई लोगों को मिला होगा, तो वापस ले, यस, इनको पब्लिकली एम्बेरस करें, देश के सामने इनको डर तो लगेगा ना, किसी चीज का डर तो हो, जैसे एक्सपोजर का डर तो हो। सर, आजकल जैसे हम लोग अभी मेरी फिल्मों की जिनकी शूटिंग शुरू हो रही है, तो हम लोगों को एक सबमिट कराना पड़ता है अपना कोरोना टेस्ट, उसी तरह से अपने ड्रग का टेस्ट सबमिट कराइए बिफोर एनी ब्रांड इंडोर्समेंट और एनी फिल्म। इनफैक्ट ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं कि मैं ड्रगी हूं, ये लोग फ्लॉन्ट करते हैं ऐसे ऐसे करके, कुछ और एंटीक करके कि मैं ड्रग्स कर रहा हूं, या मैं बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज चीजों को इंडोर्स कर रहा हूं, और इन लोगों को उसके करके जो है सब ब्रांड सर पे बिठाते हैं, और उसके करके इन लोगों की विजिबिलिटी बढ़ती है और उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जाती है, और वही पूरे देश में वही दैट बिकम्स द सिंबल ऑफ सक्सेस, दैट बिकम्स। मुझे पूरा विश्वास है आपके बोलने के बाद, जो बातें आपने कही है, जिसका खुलासा किया, इसका इंपैक्ट जरूर होगा। आखिरी सवाल मैं हर बार कह रहा हूं, अब मैं देखिए, आप कोई भी रिया वाली बात हो, किसी को रिया चक्रवर्ती के साथ सिंपैथी हो नहीं हो, वो बात नहीं है, मगर मूवमेंट जस्टिस फॉर एसएसआर है। कंगना, मैं चाहता हूं जिन लोगों का मनोबल कल और हौसला पे थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है,
कि उन्होंने देखा कि पूरा प्लेटफॉर्म मंच मिल गया रिया चक्रवर्ती को, और जिन लोगों को जस्टिस फॉर एसएसआर की बात करनी चाहिए वो कह रहे सत्यमेव जयते, रिया चक्रवर्ती जिंदाबाद, जस्टिस फॉर रिया। ये जस्टिस फॉर रिया कैसे बन गया? तो जस्टिस फॉर एसएसआर। मैं चाहता हूं आखिर में आप कुछ उन लोगों को कहे जो ये जस्टिस फॉर एसएसआर, जो सीबीआई फॉर एसएसआर मूवमेंट थी, आप भी प्लेकार्ड लेके आपने मुझे फोटो भेजा था, ये जस्टिस फॉर एसएसआर के जितने हमारे लाखों करोड़ों लोग हैं भारत में जो रिपब्लिक नेटवर्क देखते हैं, उनको आप कुछ कहिए प्लीज, कि उनका मनोबल, उनका हौसला बना रहे। ये कैंपेन खत्म नहीं हो सकता और पब्लिक प्रेशर डाल रखना बहुत जरूरी है। आखिर में कुछ उनको आप कहिए। सर, मैं ये कहना चाहूंगी कि रिया, मैंने पहले भी यही कहा था और आज भी मैं यही कह रही हूँ, रिया सिर्फ एक मोहरा है। रिया सिर्फ एक मोहरा है। वो लड़की, माना कि उसने उसको पैसे के लिए यूज किया होगा, फिल्म में उसके साथ करने के लिए यूज किया होगा, या उसको ड्रग्स दिए होंगे, लेकिन उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, हमें वो जानना है। हमें वो जानना है। और सीबीआई फॉर सुशांत करके सिर्फ रिया को जेल होगी, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में होगी, मर्डर में होगी, वो बात अलग है। लेकिन रिया को किसने एम्पावर किया? क्या उन लोगों के मोटिव्स हैं? क्यों वो लोग उसके पीछे थे? क्या वो कुछ चीज जानता था क्या, या वो अपनी जो उससे उनको कुछ चीज चाहिए थी, उसकी जो जीनियस थी उससे कुछ हासिल करना था? कौन कौन इसमें? और क्यों ये इतना आसान हो गया है कि लोगों को दिन दहाड़े ऐसे मार के लटका देना? और ये बॉलीवुड का जो गटर है, बॉलीवुड का जो गटर है, जो गंदी नाली है, क्यों इसको पूरे देश ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है? क्यों इसमें क्लीनिंग नहीं हो रही है? जब सारे देश में स्वच्छ भारत हो रहा है तो इधर क्यों नहीं हो रहा है? इतनी गंदगी जो फैली हुई है इधर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, तो रिया के जरिए हमको उन लोगों तक पहुंचना है। सो प्लीज, हम लोग सुशांत को तभी जस्टिस मिलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि सुशांत का दिमाग किसने तोड़ा, सुशांत को ड्रग्स किसने जबरदस्ती करवाया, सुशांत को क्या पता था जो उन लोगों को जिसे खतरा हो चुका था, ये हमें पता करना है। तो प्लीज, जिस तरह से पूरा देश एक साथ हुआ है, हम लोगों को उसी तरह एक साथ रहना है। और हमारे न्यू इंडिया के लिए जो रिफॉर्म्स करने हैं, बॉलीवुड इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट इन दैट रिफॉर्म। Yes, it is. Yes, it is. Thank you, Kangana. I'm very grateful. लंबी बातचीत हुई हमारी, and the issues that you've raised are very important. इसको हम आगे ले जाएंगे, इस संघर्ष को आगे रखेंगे. Thank you, Kangana. No, thank you.